नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान की वर्कबुक कार्य पुस्तिका के पहला जो हमारा आधार रेखा मूल्यांकन है उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आधार रेखा मूल्यांकन में पूरे 30 प्रश्न हैं जिन्हें हम हल करने जा रहे हैं और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे ए थॉमसन, बी बोर, सी चैडविक, डी रदरफोर्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, से हमारा चैडविक, जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम था। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 9, 10, 12 या 11। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द 11 है। इसमें 11 नंबर पर जो है हमारा सोडियम होता है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या होती है। 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 मोल होते हैं। CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है, CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन हमारा 11, 22, 33, 44। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द 44। ये कैसे होंगे, इनके लिए हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मोलर कंसेप्ट की बात करेंगे और मोल संख्या गणना सीखेंगे। लेकिन ये हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में नहीं है, ये कक्षा 9 के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आधार रेखा मूल्यांकन है, इसलिए इसको ब्रिज कोर्स में शामिल किया हुआ है। प्रश्न संख्या 5, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CaCl, CaCl2, CaCl3 या CaCl4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CaCl2। प्रश्न संख्या 6, पीतल निम्न की मिश्र धातु होती है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? Cu+Sn, Zn+Sn, Fe+Cu या Cu+Zn। तो पीतल जो है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करें अगले प्रश्न पर, जहाँ हमसे कहा गया है कि किसी अम्ल का pH संभवतः क्या होगा। pH स्केल में हम बात करें तो 0 से 14 तक कुल pH के नंबर होते हैं और 0 से 7 के मध्य है ना, 7 उदासीन होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्लीय माध्यम को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा 2। ब्यूटेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह होता है। ब्यूटेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर देखें, नॉल ऑल वर्ड यहाँ आ रहा है और अल्कोहल जो है और ये ले वाला, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि ब्यूटेनॉल जो है, जहाँ पर भी अल्कोहल लगता है क्रियात्मक समूह, वहाँ पर ऑल वर्ड साथ में लगता है। इसे हम हिंदी के प्रत्यय की तरह समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? हाइड्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम एक धातु है और धातु जल से क्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 2H2 प्लस O2 इज 2H2O किसका उदाहरण है? तो यहाँ देखें कि दो अभिकारकों ने मिलकर के, जुड़ करके, संयोजित होकर के और एक क्रियाफल बनाया है, तो यहाँ पर संयोजन हुआ है, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सजीवों की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? तो सजीवों की जो मूलभूत इकाई है वह कोशिका कहलाती है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12, मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या होती है। मुर्गी के अंडों में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मुर्गी के अंडों में कोशिकाओं की संख्या 1 होती है।
जल किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस या उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब होगा हमारा उपरोक्त सभी। जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। दालों और दूध में दाल और दूध में मुख्यतः पोषक तत्व है वसा, प्रोटीन, खनिज लवण या कार्बोहाइड्रेट। यहाँ हमें ध्यान होना चाहिए कि दाल और दूध जो है वो प्रोटीन के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। विटामिन सी के स्रोत का समूह है। जो खट्टे फल होते हैं वह विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, आलू, गन्ना, पपीता, घी, तेल, मक्खन या नींबू, आंवला, संतरा। तो यहाँ देखो, ये जो हैं नींबू, आंवला और संतरा तीनों ही खट्टे फल है जो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 16 देखें। तो कोशिका के किस अंगक को आत्मघाती थैली कहा जाता है? कोशिका के अंगक जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है, इसलिए लाइसोसोम क्या है? आत्मघाती थैली है। सुसाइड बैग इसको कहा जाता है। पुष्प के स्त्री केसर के भाग कौन कौन से हैं? तो पुष्प की संरचना का हम जब चित्र बनाते हैं तो उसमें हमने नामकरण करते, तो वो नाम से हमारे ये प्रश्न बना, जहाँ पर हमने ये देखना है कि वृत्तिका, वृत्तिकाग्र और अंडाशय ये तीनों ही स्त्री केसर के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। प्रश्न संख्या 18। लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर व मादा जननांगों में बनने वाली अगुणित कोशिकाएं कहलाती हैं। अगुणित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं युग्मक। इन्हें युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 19। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए थे भिंडी में, सेव में, मटर में या आलू में? तो मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पर किए थे। तो ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 20। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है ए 44, ब 23, स 46 और द 48। अब यहाँ पर हमें प्रश्न को जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ देखो कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछी है तो हमारा ऑप्शन स 46 सही होगा। लेकिन अगर यहाँ जोड़े पूछ लेता, क्योंकि गुणसूत्र जो है वो जोड़ों में पाए जाते हैं, तो यहाँ मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 है और जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में हम चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। प्रश्न संख्या 21 हमारा, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? उसे बल कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? प्रति सेकंड कंपनों की जो संख्या है उसे हम कहते हैं आवृत्ति। प्रश्न संख्या 23। ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं होता है? ठोस में सर्वाधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है, गैस में उससे कम होता है, और निर्वात की बात करें तो निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। ऑप्शन द हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि कहलाती है? तो जो कार्य करने की दर है उसे शक्ति कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन से यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है। इसी क्रम में चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जिस ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह एक पराध्वनि होती है। तो ऑप्शन से हमारा सही हो जाएगा पराध्वनि। यहाँ पर मिलते जुलते शब्द हैं जिससे हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सोनार जो है वो पराध्वनि पर आधारित है।
प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है, किस लेंस में सदैव एक आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, चाहे बिंब कहीं भी स्थित हो। ये याद रखिएगा कि हमेशा आभासी, सीधा और छोटा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे उत्तल लेंस में बनता है। किसमें बनता है? उत्तल लेंस में। प्रश्न संख्या 27। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो समतल दर्पण है तो सिंपली हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, आवर्धन क्षमता भी 1 होगी, तो हमारा उत्तर ए यहाँ पर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 28 पर चर्चा करें तो उत्तल लेंस की क्षमता रिक्त स्थान तथा अवतल लेंस की क्षमता रिक्त स्थान होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है और उत्तल की और अवतल की कैसी होती है वो हमें बताना है। तो उत्तल जो लेंस है, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है पॉजिटिव और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, धनात्मक कोमा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांकों की एक सूची हमें दी है प्रकाश वाले पार्ट में, वहाँ से हमें ये याद करने होंगे। प्रश्न संख्या 29 में हम बात करें हीरे के अपवर्तनांक की, तो ये हमारा ऑप्शन से यहाँ सही होगा, 2.42 जो है हीरे का अपवर्तनांक होता है। प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज के इस वीडियो का और आकलन का, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? देखो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए मिलते जुलते नंबर देते हैं, तो देखो 6 तो होगा नहीं, 1.6 होता है। अब यहाँ पर देखें -19 या -23, तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है हमारा सही जवाब होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम जो है आवेश पाया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्यपत्रक 1 के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इनके अगर व्याख्यात्मक उत्तर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिनको हम अगली वीडियो में सम्मिलित कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्यपत्रक 1 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।